नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों और साथियों। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत बार कहा था कि मेरे कुछ साथी हैं जो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बाद वो सफलता प्राप्त किए हैं और उनसे आप प्रेरित हो सके, उनसे आप मोटिवेट हो सके, उनसे आप बहुत सारी जीवन की चीज़ें, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें इस बारे में सीख सकें। तो मेरे प्रिय मित्र अजय कुमार डाकोत जी ने आज अपना अमूल्य समय मुझे दिया और इन्होंने मुझसे वादा किया था 3 साल पहले कि जब मैं सफल होऊंगा तो आपके चैनल पर मैं अपना इंटरव्यू दूंगा। तो आज मेरी रिक्वेस्ट पर इन्होंने कहा कि इंटरव्यू हम लेते हैं। तो आप सभी के प्यार के लिए और इनके टाइम देने के लिए धन्यवाद सभी का। तो आज हम बात करेंगे अजय कुमार डाकोत का इंटरव्यू, जो भी वर्तमान में रीट लेवल 1 के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने भी ज्वाइनिंग कर भी ली है और मैं बहुत प्रसन्न हूं। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी असफलताएं देखी थी। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे क्लासमेट थे ये 2015 के अंदर, 2016 के अंदर जब मैंने बीएससी करना शुरू कर दिया, मैं बीएससी कर रहा था 2016 में, इन्होंने बीएससी ड्रॉप आउट की। 16 से इन्होंने कॉम्पिटिशन की तैयारी की, 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और फाइनली 23 में जाकर इनकी ज्वाइनिंग हुई। यानी लगभग कितने साल लगे इनको, आप देखिए 7 से 8 साल इनको कॉम्पिटिशन एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब लगने में लगे। जबकि इससे पहले इन्होंने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास की थी। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, 2018 राजस्थान पुलिस, 2018 वाली राजस्थान पुलिस में इनका कंपटीशन एग्जाम क्लियर था, रिटन एग्जाम क्लियर था, लेकिन दुर्भाग्यवश से फिजिकल में रह गए। इसके बाद 2020 वाली राजस्थान पुलिस, 2020 में हुई थी राजस्थान पुलिस, वो उसका रिटन एग्जाम इनका क्लियर था, लेकिन फिजिकल में वापस ये रह गई। 2021 रीट 128 अंक थे, कितने 128 अंक, लेकिन दुर्भाग्यवश कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण, कट ऑफ कुछ ज्यादा गई थी, उस कारण ये 3 नंबर से रीट 2021 में मेरे साथ वाली भर्ती में दुर्भाग्यवश रह गए थे। उसके बाद इनका एसआई में हो गया था, लेकिन एसआई में भी दुर्भाग्यवश फिजिकल की तैयारी कम होने के कारण फिजिकल में ये रह गए थे। अभी फरवरी की बात है, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था, उसमें भी इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां भी वो कंपटीशन एग्जाम, रिटन एग्जाम पास था, लेकिन फिजिकल के अंदर रह गए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपनी मेहनत, अपनी लगन, माता पिता गुरुजनों आशीर्वाद से मेहनत करते गए और आज फाइनली रीट मेंस के अंदर सिलेक्शन हुआ और थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर वर्तमान में ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पदमपुरा पीओ श्यामगढ़ ब्लॉक मांडलगढ़ डिस्ट्रिक्ट भिलवाड़ा के अंदर पोस्टेड है। तो आप इनसे बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। कुछ आपके सवाल भी थे, जो सवाल मैंने अपने इस कागज के अंदर लिखे हैं और आपके सवालों का मैं जवाब इनसे लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले अजय कुमार जी डाकोत का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद अरविंद में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न मेरा रहेगा कि अजय कुमार डाकोत सर, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने हमारे दर्शकों को, विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अरविंद जी सर ने बताया कि मैं पिछली भर्ती में 2021 में 3 नंबर से रह गया। बिल्कुल सही बात है। पिछली भर्ती में मैंने काफ़ी मेहनत की, फिर भी मुझे निराशा हाथ लगी। हम लोगों को कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये असफलताएं तो ज़िंदगी में आती रहती है, क्योंकि असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलती है। अब देखो, जैसे कि सर ने बताया कि 2016 से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद आज जाकर 2023 के अंदर मेरे को जाकर सफलता का स्वाद चखने को मिला है और निरंतर अथक प्रयास के बाद जाकर मुझे सफलता मिली है। 2016 के बाद जैसे 2018 में मेरा राजस्थान पुलिस में चयन हो गया था, उसमें मैं रिटन एग्ज़ाम क्लियर था, पर फिजिकल में मेरी अच्छी तैयारी नहीं होने के कारण मैं उसमें रह गया था। उसके बाद वापस 2019 में राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, उसमें भी मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर था, फिर उसमें भी मेरा फिजिकल नहीं निकला। उसके बाद सन 2018 के अंदर ही मेरा एसटीसी में डाइट शाहपुरा में मेरा चयन हो गया। फिर मैं वहाँ जाकर डाइट शाहपुरा से मैंने जाकर एसटीसी की। उसके बाद वापस रीट भर्ती 2021 आई, उसमें मैं 3 नंबर से रह गया। उसके बाद वापस मैंने हार नहीं मानी और वापस कंटिन्यू तैयारी रखी। फिर जाके वापस पात्रता हुई, उसके अंदर 2022 में जो पात्रता हुई थी, उसके अंदर मेरे 139 नंबर आए, मतलब 92.66% मेरे उस पात्रता में बने। वापस जैसे ही सिलेबस चेंज था, पुराना सिलेबस जो था उसमें केवल नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ओनली फॉर जैसे एक सिंगल पेपर देना पड़ता था, उसके बाद अपना हो जाता था। पर अब की बार प्री और मेंस 2-2 हो गए थे, तो उसमें पूरा सिलेबस चेंज था। करंट अफेयर, राजस्थान जी के योजनाएं, काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं मानी और हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता गया और उस कठिन सिलेबस होने के बावजूद भी मैंने निरंतर अपनी तैयारी स्टार्ट रखी और फिर उस एग्ज़ाम में मेरे 210 नंबर आए और मेरा अंतिम सूची में मेरा चयन हो गया। अपनी रैंक के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरी रैंक जैसे राजस्थान में मेरी 1300वीं रैंक थी और भिलवाड़ा ज़िले में मेरी 53वीं रैंक थी, 53वीं रैंक थी और ब्लॉक में मेरी दूसरी रैंक थी। बहुत ही शानदार।
देखिए, बार बार असफल होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी कितनी अच्छी रैंक प्राप्त की ऑल राजस्थान के अंदर 13वीं रैंक। तो आप इससे प्रेरित हो सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा जो काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, तो बहुत बार मैंने बता रखा है कि रीट की प्री के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, मेंस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, लेकिन सर का भी हम विचार जानना चाहेंगे कि इन्होंने रीट प्री और मेंस में कौन सी बुक पढ़ी, जो मैंने पढ़ी थी वही पढ़ी या कोई इनकी अलग किताबें थी, तो इनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। तो सर आप हमें प्लीज़ बताइए हमारे विद्यार्थियों को कि रीट प्री और मेंस के अंदर आपने कौन सी बुक से स्टडी की थी। पहले प्री के बारे में बताइए, फिर रीट मेंस के बारे में। जैसे कि प्री के अंदर तो मैंने ओनली वो लक्ष्य है कि जो गाइड आती हैं उससे तैयारी की, और अपने जो 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण चलती है उससे मैंने हिंदी की तैयारी की थी। तो पात्रता तो लक्ष्य की गाइड से मैंने निकल गई अच्छी सी, मतलब वो गाइड काफ़ी अच्छी आती है। और मेंस के बारे में? मेंस में सिलेबस चेंज था, तो राजस्थान जीके उसमें ज़्यादा एड था और ज़्यादा परसेंटेज उसका राजस्थान जीके का था। तो उसके लिए मुझे किसी सर ने अपने दीनदयाल पब्लिकेशन जो होशियार सिंह की हैं उनके लिए मुझे सजेस्ट किया और मैंने वो किताब खरीदी और उससे ही तैयारी की। तो एक और मेरा प्रश्न था कि रीट मेंस के अंदर किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। प्री के बारे में मैंने अपने विद्यार्थियों को बता रखा है, लेकिन मेंस के अंदर, जैसे मेंस मैंने नहीं दिया था तो आपने दिया था मेंस, तो आप कुछ विशेष सब्जेक्ट बताइए जिनसे कम पढ़कर भी हमारे विद्यार्थी अच्छे नंबर ला सकें। आपका कोई निजी अनुभव हो तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए, तो बताइए हमारे दर्शकों को। जरूर सर। जैसे कि रीट मेंस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो राजस्थान जीके का था। तो राजस्थान जीके के लिए सबसे अच्छी बुक मेरे नज़र में होशियार सिंह जी की है, दीनदयाल बुक जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, वो बुक काफ़ी अच्छी है। वो घाघर में सागर बढ़ने वाली पुस्तक है, उसमें काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ है। अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई आपको अन्य बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें जैसे करंट के लिए मैंने उत्कर्ष अपने नरेंद्र जी सर जी इनकी क्लास देखी, करंट के लिए रेगुलर क्लास देखी, और नाना क्लासेस से भी मैं जुड़ा रहा, तो करंट मेरा वैसे अच्छा हो गया था। उसके बाद वो योजनाएं थी तो कंटिन्यू योजनाएं मैं बढ़ता गया, राजस्थान सरकार की सब योजनाएं। उसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य भी उसमें ऐड किया गया। शैक्षिक परिदृश्य के लिए भी मैंने आरबीडी की और सुभाष शरण की चेतक वाली बुक ली, उससे मैंने तैयारी की, तो उससे मेरा वो टॉपिक अच्छा क्लियर हो गया। और बाकी उसमें विद्यालय विषय के लिए मैंने आरबीडी की बुक ही पढ़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुक्स के बारे में जो आपके डाउट थे वो मैंने बता दिए, परिचय हो गया अपना, और रीट प्री और मेंस की बुक्स हो गई। अब कुछ इंटरव्यू, कुछ बातें रहेंगी। अपना इंटरव्यू उस प्रकार का नहीं रहेगा कि बोरिंग टाइप का फालतू बातें चल रही हैं। कुछ जीवन में प्रेरित होने वाली चीजें जो मैं पूछूंगा। तो मेरा अगला प्रश्न रहेगा आपसे कि कोई ऐसी बात जिसने आपका दिल दुखाया हो, आप निराश हुए, आप परेशान हुए हो, लेकिन खुद को आपने अकेला पाया हो, कभी ऐसी कोई चीज हुई क्या आपके साथ जो बार बार आप असफल हो रहे थे, तो इस बारे में थोड़ा बताना चाहिए। तो हाँ जी, जैसा सर ने पूछा कि भाई जिससे आपको हार्ड टच अगर कोई बात लगी है, तो वो सबसे ज़्यादा ये थी कि जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं जैसे ये फिजिकल वाले एग्ज़ाम में सब रिटन एग्ज़ाम क्लियर करा था मेरा, पर फिजिकल नहीं निकल रहा था। तो लोगों ने ताने मारना स्टार्ट कर दिया कि भाई इससे तो कुछ हो नहीं रहा, इसको तो काम धंधा करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, और ये तो ऐसे पैसे लगवा रहा है, पिताजी के ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और ज़िंदगी में मैंने अपने आप को मजबूत किया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई असफलता में जब आप खड़े होते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता है, असफलता में जब आपको सफलता मिल जाती है तो सब आपके साथ खड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस की है। जब मैं इतने एग्ज़ाम में फेल हो गया था, जैसे 2018 का मैं पुलिस में वापस फेल हो गया था, 2019 के अंदर भी मेरा पुलिस में रिटन एग्ज़ाम क्लियर, पर उसमें निकला नहीं था फिजिकल में। वापस 2020 में मैंने राजस्थान एसआई का पेपर मैंने क्लियर किया, पर किसी कारणवश मैं फिजिकल देने नहीं गया। उसके बाद वापस वन रक्षक भर्ती में मेरा चयन हो गया, पर चेस्ट में मुझे बाहर कर दिया गया। उसके बाद वापस मेरा ये 2021 वाली भर्ती में मैं रीट में इन सर के साथ वाली भर्ती में मैं 3 नंबर से रह गया। उससे मुझे काफ़ी निराशा देखने को मिली, पर मैंने अपने आप को संयमित रखा, निरंतर मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और अपनी सफलता को मैंने प्राप्त की। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कहेंगे, हमें अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखना चाहिए और हमें अपने आप पर खुद को आत्मविश्वास होना चाहिए कि भाई आई कैन डू इट, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया सर ने। अगला मेरा प्रश्न रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन के अंदर कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आप प्रभावित हुए और आपको लगा हो कि मैं सरकारी नौकरी लग सकता हूं। आप काफ़ी साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहली बार आपको कब लगा कि आप किसी को देखकर प्रभावित हुए कि यार वास्तव में लाइफ चेंजिंग मोमेंट था और आपका सरकारी नौकरी की तरफ रुख बढ़ गया, आपने मेहनत की। तो ऐसे आपकी कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऐसा कोई हो तो आप साझा करना चाहिए, तो हमें बताइए प्लीज़ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो ये है सर, जैसे कि हमारे मालगढ़ क्षेत्र में इतना कंपटीशन का माहौल नहीं है। जैसे मैंने 2018 में मेरा डाइट साफपुरा में नंबर आया, तो मैं वहाँ गया, तब मैंने वहाँ देखा लोगों को तैयारी करते हुए, नौकरी लगते हुए। तो मेरा
रुझान बढ़ा हो कि भाई अपने को तैयारी करनी चाहिए, अपना नंबर आ जाएगा। क्योंकि शाहपुरा क्षेत्र जो काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी अव्वल है, तो मैं शाहपुरा रहने से मेरा काफ़ी अच्छा स्तर सुधर गया। हमारे मालगढ़ क्षेत्र में संसाधनों का अभाव है, यहाँ के लड़के इतनी पढ़ाई नहीं करते। आप देख लो हमारे ब्लॉक में अगर 300 सीटें हैं तो उसमें से केवल 10 या 15 सिलेक्शन ही हमारे इधर के होंगे, बाकी 290 सिलेक्शन बाहर से होंगे, या इतना ख़राब माहौल है। फिर मैंने माहौल चेंज किया और शाहपुरा जाकर मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेट मिला। और अपने आसपास के वातावरण में मैंने देखा कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं, तो मैंने सोचा यार ये लग सकते तो अपन क्यों नहीं लग सकते। गवर्नमेंट जॉब लगना इतना कठिन नहीं है, बस हमें अपने प्रयास करते हुए नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा भाई कंपटीशन कितना है। आज मैं बताऊँ आपको, मैं लगभग 5 या 6 एग्जाम मैंने फाइट किए, पर मुझे फिर भी उनमें मेरे को अंतिम सफलता नहीं मिली। ये रीट वाली भर्ती में मुझे अंतिम सफलता देखने को मिली। बाकी मैंने भी काफ़ी निराशाएं झेली, काफ़ी लोगों के ताने झेले। इसलिए ज़िंदगी में हमें किसी की बात को इतना ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग, मैंने आपसे यही बड़ा कहा है कि भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब तक हम इस भावना से बाहर नहीं निकलेंगे तब हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया सर ने। लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन्होंने बताया कि किस प्रकार ये पिछड़े हुए क्षेत्र मंडल के अंदर इन्होंने अपना नाम कमाया और आखिरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और बताना चाहूँगा कि सर ने डाइट शाहपुरा से BSTC की थी। अगला मेरा प्रश्न रहेगा कि आपके आइडियल प्रेरणा स्रोत कौन है, कौन वो गुरुजन है या कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आप ले लो, जिनसे आप प्रभावित हुए, आपके प्रेरणा स्रोत रहे हो, आपको देख कर लगा हो कि मैं भी ऐसा कुछ जीवन में करूँगा, तो आप उनके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहिए तो प्लीज़ बताइए। वैसे तो प्रेरणा स्रोत मेरे बहुत सारे टीचर रहे हैं, जैसे मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता। नाम लेना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं गणपत सिंह राजपुरोहित जी को अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशनल देखने को मिलता है। जैसे धीर सिंह जी दाबाई, अपने सुभाष जी चारण, रणवीर सिंह, ये अपने स्प्रिंग बोर्ड के अपने रणवीर सिंह सर, ऐसे काफ़ी सारे जिससे मुझे मोटिवेट मिला है। और मैंने उनकी क्लास रेगुलर देखी और उनकी क्लास देखकर ही मुझे इतना आज ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसकी बदौलत ही मैं सरकारी नौकरी में सफलता हासिल की है। बहुत अच्छी बात कही। हमारे गुरुजनों का, हमारे प्रिय गुरुजनों का आभार किया इन्होंने। सुभाष चरण सर, गणपत सिंह जी, धीर सिंह दाबाई सर का इन्होंने नाम लिया। बहुत बहुत अच्छी बात है कि गुरुजनों को इन्होंने भूला नहीं, वरना बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अपने गुरुजनों को, उन लोगों को भूल जाते हैं जो बुरे वक्त में उनका साथ देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, अगर बन भी जाए शहंशाह तो दिल का फकीर जिंदा रख, कहावत है। तो अच्छी बात कही इन्होंने। अगला मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि जब आप बार बार असफल हो रहे थे तो किन चीज़ों से आप प्रभावित हुए और किन बातों से ने आपको मोटिवेट रखा? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनसे आप मोटिवेट रहते थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है? वरना 21 वाली भर्ती में आप 3 नंबर से रहे थे और लगातार आप 6 साल से असफल हो रहे थे, तो किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट रखा? अगर आप कोई अपना निजी अनुभव बताना चाहिए तो हमारे दर्शकों को। 2016 से लेकर 2023 तक मुझे लगातार असफलताएं देखने को मिली। बस मेरा मोटिवेशनल मेरे माता पिता थे, क्योंकि उनको देखकर ही मुझे इसे लगता था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारे किसान परिवार में आप जानते हो कि भी इतनी आमदनी नहीं होती है। कैसे करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अध्यापक के पद पर विराजमान हूँ। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशनल मेरे माता पिता थे, क्योंकि मैं उनको देख कर प्रेरित होता था। क्योंकि वो इतनी मेहनत करते थे, कड़ी धूप में करके कमा के लाते थे, फिर उससे हमारा घर गुजारा चलता था। क्योंकि हमारे क्या ताने मारने वाले बहुत ज़्यादा थे, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और लगातार अपने अपने एक लक्ष्य पर अटल रहा। और आज मैंने उन लोगों को जवाब दे दिया 2023 वाली भर्ती में लगकर, जो मुझे कहते थे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आप भी लोगों के तानों से दूर रहे और उन पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया बात कही। अंतिम इन्होंने पंक्तियां बताई कवि श्री हरवंश राय बच्चन जी की, बहुत अच्छी कविता थी कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो तुम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अब अगला प्रश्न मेरा रहेगा जो अनऑफिशियल है कि बुरे वक्त में आपके साथी कौन थे? आपके कोई मित्रजन, आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई पड़ोसी, आपके जो खास हो, जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया हो? क्योंकि सफलता में सब साथी होते हैं लेकिन असफलता में कोई नहीं रहता, तो उनका आप हमारे चैनल के माध्यम से नाम बताना चाहिए। किन लोगों ने आपका साथ दिया, उनका अगर आप नाम बताना चाहें तो मुझे खुशी होगी और उनको भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छे
नौकरी लगने के बाद उनको भूले नहीं, उनको भी अच्छा लगेगा, ताकि वो भी जीवन में दूसरे लोगों की और मदद करेंगे। वरना बहुत बार क्या होता है, हम मदद करते हैं, लोग अपने इग्नोर कर देते, फिर आदमी का मन उठ जाता है कि हम तो मदद करते हैं बार बार, तो भी हमें हमारा कोई नाम नहीं लेता। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो बुरे वक्त के साथी हो, आपके कोई मित्रजन हो, आपके पड़ोसी रिश्तेदार हो, माता पिता गुरुजन तो ही हैं, इसके अलावा कोई और व्यक्ति हो, आप अगर नाम लेना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से तो आप बताइए। वैसे तो मैं किसी का नाम लेकर ये मतलब स्पेशल किसी का नाम ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी साथी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। क्योंकि अगर के नाम बताइए। तो ही नहीं, 4-5 के नाम बताने से क्या, अगर कोई मेरे से अगर मिस्टेक रह गई तो वो बुरा मान जाएंगे। इसलिए मैं आपके इस वीडियो चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके चैनल से ज्ञापित करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ खड़े रहे और बुरे समय में मेरा साथ दिया, चाहे वो आर्थिक रूप हो चाहे मानसिक रूप हो। जब मैं हिम्मत हारने वाला था तब मुझे अरविंद जी सर का भी काफ़ी सहयोग मिला, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और जो मेरे दोस्त जो पिछली भर्ती में लगे उनका भी मेरा साथ था, और मेरे आसपास के दोस्त जिन्होंने मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी दी, मेरे को सपोर्ट किया, उनका भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मनोबल दिया और मेरा मनोबल बढ़ाया। आज इस मुकाम पे बैठा हूँ तो इसमें मेरे अकेले की सफलता में, ये इस सफलता में मेरा अकेला का हाथ नहीं है, बाकी काफ़ी दोस्तों का साथ हाथ है जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने सिचुएशन को हैंडल करते हुए किसी एक का नाम नहीं लिया, क्योंकि दूसरे दोस्त बुरा ना मान जाए, ये इनका बड़प्पन है। वरना कुछ साथी जरूर रहते जीवन में। मेरे जीवन में कुछ दोस्त थे मेरे जिन्होंने मेरा साथ दिया था, जिनमें से एक तो आपके सामने बैठे हैं। तो अगला मेरा प्रश्न रहेगा कि संघर्ष के दिनों के बारे में कुछ बताइए। जब आप BSTC करते थे, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, तब खाना बनाना, सब्जी लाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, फिर किराया नहीं होने पर पैसों की दिक्कत होने के कारण पैदल पैदल चले जाना, कभी बहुत बार भूखा सोना, तो उस बारे में आपका कोई अनुभव हो तो उस संघर्ष के बारे में बताइए। क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होता है जीत उतनी शानदार होती कहा जाता है। तो अपने संघर्ष के बारे में कुछ ऐसा अनुभव जो आपको साझा करना चाहिए, यार वो भी दिन थे, सोचा नहीं था ऐसे दिन भी कभी आएगा और वो दिन आपको देखना पड़ा हो, तो ऐसा कोई आपका अनुभव हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। वो तो ये संघर्ष तो सब लोगों ने देखा होगा, आपने, वैसे स्पेशल ऐसा कोई नहीं है। बाकी संघर्ष तो देखो विद्यार्थी जीवन में देखना ही पड़ता है। आज मैंने 7 साल की संघर्ष के बाद ही मुझे सफलता हाथ लगी है। जैसे वहाँ रहते थे हम सापुरा, तो कभी कभी हमारे पास किराया नहीं होता था, तो कैसे कैसे इधर उधर से मैनेज करते थे। खाने के लिए कभी मतलब इधर पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों से मांग कर काम चलाते थे। काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ा, क्योंकि मैं क्या एक बिल्कुल इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, इतना मेरा कोई नहीं है। तो इससे काफ़ी मुझे दुख के दिनों का सामना करने को मिला, और कैसे कैसे करके मैंने परिस्थितियों को हैंडल किया और अपनी तैयारी निरंतर जारी की। मैं ये मानता हूँ कि चाहे आपकी ज़िंदगी में संघर्ष कितना भी क्यों ना हो, पर आपको अपने लक्ष्य पर अटल रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि ये संघर्ष, अगर हम संघर्ष से लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? क्योंकि हम संघर्ष से लड़कर ही जीतेंगे। क्योंकि कुछ मैंने वो हरिवंश राय की एक वो कविता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उस हिसाब से हमें लगातार कोशिश करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। कभी अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल दिन तो सबके आते हैं। आज हमने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े स्टार हैं, उनको भी काफ़ी असफलताएं देखने को मिली, फिर उन्हें सफलता देखने को मिली। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में। पर यह है कि हमें जो हम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे हम पढ़ाई करें तो हमें उसमें अपना 100% देना चाहिए। अगर कोई काम भी करें तो हमें उसमें भी अपना 100% देना चाहिए। पर यह है कि कुछ भी करो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भी अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे हो तो खुदा भी उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए तत्पर रहता है। तो यही है। अंत में इन्होंने ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग बता दिया कि किसी चीज़ को पूरे शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती हैं। एक लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी में रहते हैं पूरे जहां में चुप, लेकिन मेरी कमियों पे चर्चा हो तो गोंगे भी बोल पड़ते हैं। तो मेरा अगला और अंतिम प्रश्न रहेगा कि सरकारी नौकरी नहीं लगने पर लोगों का रिएक्शन कैसा था, और सरकारी नौकरी लगने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसा चेंज हुआ? तो क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर बेरोजगार हैं, तो उन्हें पता लगना चाहिए सरकारी नौकरी लगने के बाद लोगों का रूटीन चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है नहीं होता। तो आप अपना अनुभव बताना चाहिए कि लोगों का रिएक्शन पहले बेरोजगारी के दौर में कैसा था और अब रिएक्शन कैसा है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, इनसे आप प्रभावित हो सकते हो। तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। जैसे सर ने
बताया कि भाई सरकारी नौकरी लगने से पहले और उसके बाद में लोगों का रिएक्शन क्या होता है, तो मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ घटित हुआ है। जैसे मैं इतनी भर्तियों में असफल हुआ हूँ, मेरा चयन नहीं हुआ है, तो लोग, हमारे आसपास के लोग बोलते थे कि भाई तू क्या पढ़ा रहा है बच्चे को, ये क्या नौकरी लग जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे क्या। ऐसी लोगों की मानसिकता रहती है। तो भी लोग कहते हैं कि भाई वो इतना पढ़ के क्या कर लेंगे, करना तो खेती करनी इनको तो, कि नौकरियाँ क्या ऐसी मिलती है क्या, ये लोगों की सोच थी। जब मेरा नंबर आया, जब मेरा रिजल्ट आया, तब लोगों की मानसिकता बिल्कुल चेंज हो गई। तब वो बोलते थे यार हमें तो पता था कि ये तो लगेगा ही। ये देख लो, ये हकीकत कह रहा हूँ मैं, ये लोगों की मानसिकता है, क्योंकि ये मैंने खुद ने झेला है। क्योंकि असफलता में आदमी अकेला खड़ा होता है और सफलता में पूरे पूरे सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जब मैं बार बार असफल हो रहा था तो लोग मेरे को मतलब हीन भावना से देख रहे थे। कोई बोलता था भाई क्या कर लेगा, कैसे नौकरी लग जाएगा क्या तुम्हारा बच्चा, ये है वो है। अब फिर मैंने नौकरी लगकर इन सब लोगों के मुंह चुप कर दिए। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा साथियों, आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, कभी किसी की बात नहीं सुने, और कभी अपने आसपास पूरा फुल मोटिवेट माहौल रखिए। क्योंकि अगर आपको डिमोटिवेट करने वाला माहौल मिलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने देखी हुई है। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, अभी जैसी संगत में रहेंगे वैसा असर पड़ेगा। अगर आप गलत संगत में रहेंगे तो गलत असर पड़ेगा, और अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। मेरी संगत के सब लोग अच्छे टीचर थे, जो मेरे दोस्त साथी गण थे जो पिछली भर्ती में लगे, उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेट देखने को मिला। और मेरे अरविंद जी सर जो मेरे खास फ्रेंड रहे हैं, उनसे भी मुझे काफ़ी मोटिवेट मिला है। ये सर मुझे जब पिछली भर्ती में मैं रह गया था तो ये मुझे मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती तेरी है, अगला हो जाएगा। तो इस आशा के साथ ही मैंने तैयारी रखी और सफलता हासिल की। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे और सावधान रहें। क्योंकि लोग, आप जब तैयारी करोगे तो लोग तो आपको बुरा भला कहेंगे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना और अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को और हमारे दर्शकों के लिए दिया और मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नौकरी लगने के बाद मैंने बहुत सारे मेरे साथियों से कहा था कि अपना इंटरव्यू देना। उन्होंने कहा हाँ अरविंद जी हम देंगे, इंटरव्यू देंगे, पहले ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद सब बदल गया, सब ने मना कर दिया। कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं था, कैमरे से सामने डर लगता है, किसी को देने की इच्छा नहीं थी। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपना ज्ञान बांटते हैं। लेकिन इन्होंने अपना ज्ञान बांटा, अपना जीवन के कुछ अनुभव साझा किए, और हो सकता हो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनुभव आपके काम आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी का कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, और उज्जवल भविष्य की और शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि ये बीएड करें और फर्स्ट ग्रेड बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, क्योंकि इन्होंने बहुत टैलेंटेड हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे सीनियर है तैयारी के अंदर, तो मैंने तैयारी कम की थी, तो इनको नॉलेज बहुत सारा है। तो मैं चाहूंगा कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो जॉब ये प्राप्त करें, क्योंकि थर्ड ग्रेड इनके लेवल की जॉब नहीं, मुझे नहीं लगता। वो के लिए पहली सीढ़ी है जो इन्होंने पार की बेरोजगारी से दूर हटने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा और अपने सफलता के मुकाम हासिल करें, और भविष्य में अगर आपने चाहा, भगवान प्यार बना रहा, तो हमारे चैनल पर पढ़ाएंगे भी जरूर सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री में ये एमए है और बहुत ज्ञानी आदमी है। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रईमन हीरा कब गई लाख हमारो मोल। तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, इनका बड़प्पन है, तो मैं ही बताऊंगा। तो अगर आप अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे तो भगवान ने चाहा तो इनकी क्लासेज भी हम हमारे चैनल में हिस्ट्री की लगवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।